हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जो इंटरनेट के दुनिया में दुबई लीक्स के नाम से जाना जा रहा है। A lot of people did go to Dubai. Politicians, businessmen, sanctioned oligarchs, celebrities, defense contractors, even terror financiers. All of them have bought property in Dubai. दुबई लीक्स मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और इसमें कई अहम पाकिस्तानी सियासतदान, कारोबारी शख्सियात और ब्यूरोक्रेट्स के नाम मौजूद हैं। With cash-strapped Pakistan running from pillar to post to get loans, its own rich nationals own between 17,000 to 22,000 properties worth $12.5 billion in Dubai. इस रिपोर्ट के अनुसार जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ऑल ओवर वर्ल्ड से वो दुबई में आके अपना प्रॉपर्टी खरीदा है और वही बस गया है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में हल्ला मचा के रख दिया है और इस रिपोर्ट के अनुसार दुबई में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट हुआ है वो है इंडिया और पाकिस्तान से। लास्ट कुछ सालों में दुबई बहुत फास्ट ग्रो किया है और दुबई का इस ग्रोथ के पीछे अगर हम लोग देखने जाए तो वन ऑफ द मेजर रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ या फिर प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट। इस हिसाब से अगर देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज है जिन कंट्रीज से ज्यादातर लोग दुबई में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रॉपर्टीज में वो हुआ है दुनिया भर के जो बड़े क्रिमिनल से उन लोगों के तरफ से। मतलब बड़े क्रिमिनल दुनिया भर में क्राइम करके दुबई में आके अपना पैसा पार्क किया है और दुबई में ही बसने लगे हैं। ये सब सुनने के बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है। पहला कि दुबई तो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए, फिर दुबई में ऐसा क्यों? दूसरा, अगर दुबई में इतना सारा क्रिमिनल इकट्ठा बैठा है तो दुबई का जो क्राइम रिकॉर्ड है या फिर दुबई का जो क्राइम ग्राफ है उसका क्या खबर है? और तीसरा, क्या दुबई ट्रैवल करना सेफ है हम जैसे नॉर्मल पब्लिक के लिए? और चौथा, यूएई गवर्नमेंट को नो डाउट ये सब पता है तो यूएई गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या स्टेप ले रहा है अगेंस्ट दिस क्रिमिनल? फिफ्थ क्वेश्चन, क्या एक डेवलप्ड नेशन अपना जो सिटीजन्स है उन लोगों को एक बेटर वर्ल्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता है? या फिर डेवलप्ड नेशन का मतलब है कि जितना बड़ा डेवलप्ड नेशन उतना ही ज्यादा क्राइम और उतना ही ज्यादा क्रिमिनल? तो ये सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, मगर उससे पहले हम लोग थोड़ा पास्ट में चलते हैं कि दुबई कहां से स्टार्ट किया था और आज का दुबई क्या है। 1833 में दुबई एक डेजर्ट हुआ करता था। उस टाइम दुबई का जो कोस्टल एरिया है उस एरिया में थोड़ा बहुत फिशर्समैन रहते थे और इसीलिए दुबई को मछुआरा का गांव कहा जाता था। 1894 में ताजिर दुबई में रहना स्टार्ट किया क्योंकि इसके पीछे मेन रीजन था दुबई का जो टैक्स है वो काफी कम था, मगर उससे भी दुबई का जो इकोनॉमी है उसको कुछ खास ग्रोथ नहीं मिला। 1912 में दुबई में पर्ल इंडस्ट्री थोड़ा सा ग्रोथ लिया था, मतलब मोती ढूंढने का काम, मगर उस टाइम भी दुबई का इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर रहा था। 1958 में दुबई के शेख रशीद बिन शहीद अल मखदूम बन गए। ये वही इंसान है जो दुबई को एक गांव से शहर में कन्वर्ट किया। शेख रशीद ने लोन लेके दुबई में बड़ा पोर्ट डेवलप किया जिससे बड़ा जो जहाज है वो दुबई में रुक सके। इससे दुबई का जो इकोनॉमी है उसको हेल्प मिला क्योंकि बड़ा जहाज दुबई में रुकना स्टार्ट किया, साथ ही साथ दुबई में ट्रेड होना स्टार्ट किया और यही ट्रेड से दुबई को आगे जाके इकोनॉमी में सपोर्ट मिला। शेख रशीद दुबई के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा सोचते थे और इसीलिए वो दुनिया भर में ट्रैवल करते थे क्योंकि दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है वही शेख रशीद चाहते थे कि दुबई में भी हो। और आगे जाके 1959 में शेख रशीद दुबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जिससे आगे जाके दुबई दुनिया भर का जो मेजर सिटीज है उन लोगों के साथ कनेक्टेड हुआ और साथ ही साथ दुबई में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। 1966 में दुबई में क्रूड ऑयल मिला। शेख रशीद जानते थे ये दुबई के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। ऑन द अदर साइड शेख रशीद को ये भी पता था कि जो क्रूड ऑयल है इसका जो वॉल्यूम है ये एक लिमिटेड है, मतलब क्रूड ऑयल खत्म होने से पहले दुबई को तरक्की करना है और इसीलिए जो क्रूड ऑयल से पैसा दुबई अर्न कर रहा था उसी को दुबई के डेवलपमेंट में शेख रशीद ने खर्चा किया। आगे जाके 1981 में शेख रशीद का देहांत हो गया और उसके बाद दुबई का जिम्मेदारी शेख रशीद के बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद पे आ गया। आज जो दुबई हम लोग देखते हैं इसके पीछे जो मेन क्रिएटर है वो है शेख मोहम्मद बिन रशीद। तो ये तो था दुबई का पास्ट। प्रेजेंटली दुबई में 90% जो पॉपुलेशन है वो बाहर से आके दुबई में बसे है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पहला रीजन है कि दुबई में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यूएई एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी दुबई में अल्कोहल कंजम्पशन में कोई प्रतिबंध नहीं है। ऑन द अदर साइड यहाँ जो कोई भी रहता है उन लोग दूसरों के लाइफ में इंटरेस्ट शो नहीं करता है, जिससे हर कोई अपना जो प्राइवेसी है वो मेंटेन कर पाता है और जिसको जो लाइफ चाहिए वो वही लाइफ दुबई में लीड करता है।
मगर गवर्नमेंट के तरफ से आप अगर दुबई में देखें तो दुबई काफी स्ट्रिक्ट है। गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है वो हर किसी को एग्जैक्टली सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी ड्राइव करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 3 कैमरा उसको रिपोर्ट करता है। एक कैमरा फोकस रहता है जो पैसेंजर से उसके तरफ, एक कैमरा फोकस रहता है जो ड्राइवर, और तीसरा कैमरा जो फोकस रहता है वो है एग्जैक्टली लगेज के ऊपर। ये मॉनिटरिंग शो करता है कि दुबई का गवर्नमेंट कितना स्ट्रिक्ट है अपने सिटीजन्स को लेके। अब आते हैं OCCRP पे, मतलब जिसने ये रिपोर्ट निकाला है। OCCRP का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये कंपनी जॉर्ज सोरोस ने 2006 में बनाया था और उसके बाद से ये कंपनी मेनली इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करता है। मतलब दुनिया भर में जो इंफॉर्मेशन इजी अवेलेबल नहीं है वही इंफॉर्मेशन को ये कंपनी ढूंढ के निकालता है और उसके बाद वही इंफॉर्मेशन को दुनिया के सामने लाता है। इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से अभी तक 10 मिलियन इलीगल मनी दुनिया भर से रिकवर हुआ है, 600 अरेस्ट हुआ है और 400 सरकारी जांचें शुरू हुआ है जिनका रिपोर्ट आना शुरू हो गया है। मेन बात है दुनिया में होने वाला जो भ्रष्टाचार के इंफॉर्मेशन दुनिया वालों के सामने इजीली अवेलेबल नहीं होता है वही OCCRP ढूंढ के दुनिया वालों के सामने लाता है। और OCCRP का यही काम के लिए OCCRP को दुनिया भर से डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड से ऑलरेडी नवाजा गया है। अब आते हैं दुबई लीक जो रिपोर्ट रिलीज हुआ है उस पे। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया से 29,700 लोग 35,000 प्रॉपर्टी दुबई में खरीदा है जिसका लगभग वैल्यूएशन है 1.42 लाख करोड़। पाकिस्तान से यहाँ लगभग 23,000 प्रॉपर्टीज खरीदा गया है जिसका टोटल वैल्यूएशन है 91.8 थाउजेंड करोड़। तो ये सब सुनने के बाद कुछ कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई दुबई तो एक काफी गर्म कंट्री है, दुनिया भर के जो ये क्रिमिनल्स है या फिर दुनिया भर में से जो इन्वेस्टमेंट दुबई में हुआ है ये हर कोई क्यों दुबई में जाके रहना स्टार्ट किया है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो पैसा दुबई में पार्क हो रहा है सबको पता है कि ये इलीगल मनी है। अगर ये इतना इलीगल मनी दुबई में पार्क हो रहा है तो दुबई गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके खिलाफ, या फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या स्टेप ले रहा है। सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बताता हूं, मगर उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा आप इतना बड़ा जो वीडियो देख लिए, इतना सारा इंफॉर्मेशन गैदर किए, मगर आप एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना। हम लोग जैसा क्रिएटर के लिए आपका जो सब्सक्राइब बटन में क्लिक करना है या फिर आपका वीडियो शेयर करना है वही एग्जैक्टली हम लोग का रोजी रोटी है। अगर आप चाहे कि हम लोग को भी रोजी रोटी मिलता रहे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिए और जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है वो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देखना अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल के ये पेज में जाके डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में वीडियो देख सकते हैं। बैक टू टॉपिक, हम लोग हमेशा एक ऐसा जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा हो और हम लोग वहाँ जाके एंजॉय कर पाए। ऑन द अदर साइड हर कोई दुबई में जाके बैठा है, दुबई में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? इसके पीछे वन ऑफ द रीज़न है दुबई में टैक्स बेनिफिट। दुबई में गवर्नमेंट सिर्फ 5% चार्ज करता है एज ए टैक्स। ऑन द अदर साइड अगर आप इंडिया में देखें तो एक कंपनी से राउंड अबाउट 35% के आसपास टैक्स देना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया और पाकिस्तान से जो इतना पैसा दुबई में गया है सबको पता है कि ये इलीगल मनी है। कोई भी इंसान अपना मेहनत करके ये पैसा अर्न नहीं किया है। ऑन द अदर साइड दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये जो मनी है ये इलीगल है, ये क्या है ये हम लोग को पता नहीं, मगर हम लोग को पता है कि दुबई में ये पैसा कोई इलीगल तरीका से अर्न नहीं किया गया है। दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि भाई आप पैसा कहाँ से लाते हैं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। हम लोग के यहाँ अगर आपको रहना है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दुबई गवर्नमेंट जो इलीगल काम है वो आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कुछ करते तो हम लोग आपको आपका कंट्री में वापस भेज देंगे। एक्चुअली दुबई कोई भी कंट्री के साथ कोई ट्रीटी फॉलो नहीं करता है। ये दुबई का पहले भी स्टैंड था, ये दुबई का आज भी स्टैंड है। अगर आप जाके बोलोगे कि भाई हम लोग के देश से क्रिमिनल भाग के आपके दुबई में जाके शेल्टर लिया है तो आप हेल्प करो, तो दुबई गवर्नमेंट क्लियरली बोल देगा कि भाई वो हम लोग के कंट्री में आया है, वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है और हम लोग के कंट्री में कुछ इलीगल कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ इलीगल वो करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग स्टेप लेंगे, आपको वापस कर देंगे। उससे पहले हम लोग उसको कुछ नहीं बोलेंगे। दुबई का ये जो सोच है अगर दुबई के तरफ से देखें तो दुबई के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ऑन द अदर साइड अगर दूसरे कंट्री के तरफ से देखें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जैसे कंट्री को ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। हम सबको पता है कि एक मिडिल क्लास अपना जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी दुबई में कोई घर नहीं खरीद सकता।
ऑन द अदर साइड दुबई में जो खरीदा है घर वो लोग एग्जैक्टली कुछ इलीगल काम किया है। इसके पीछे बहुत सारा डेटा भी निकल के आया है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का सिटीजन ओवैद खिलानी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ जुड़े थे और अभी प्रेजेंटली अपना जो लाइफ है वो शांति से दुबई में काट रहा है। अब आते हैं पाम टावर दुबई पे। इसमें डैरिलो नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन रहते हैं। इसका नाम दुबैयानो भी है। अगर आप ब्राजील में इनका हिस्ट्री चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये ब्राजील में बिटकॉइन का फ्रॉड करके दुबई में भागा है और प्रेजेंटली ये अपना जो लाइफ है ये दुबई में स्पेंड कर रहा है। अब आते हैं एक्स3 टावर पे जिसमें डैनियल सिन्हान रहते हैं। इनके बारे में पता चलता है कि ये ऑलरेडी स्पेन और यूके गवर्नमेंट में वन ऑफ द मोस्ट वांटेड पर्सन है, क्योंकि ये वहाँ ऑलरेडी ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर में अक्यूज्ड है। अब आते हैं अवंती टावर में जहाँ सलीम सिवानी रहते हैं। इनके खिलाफ आरोप है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते थे और इसीलिए स्वीडन गवर्नमेंट में ऑलरेडी ये मोस्ट वांटेड पर्सन है। इनके खिलाफ स्वीडन गवर्नमेंट में ऑलरेडी मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर केस चल रहा है। ये सब सुनने के बाद आप बोलेंगे भैया इंडिया से कोई नहीं है। इंडिया से भी गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी का भी टावर है दुबई में। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडियंस जो है वो दुबई में अपना प्रॉपर्टी खरीद के रखा है। नॉट ओनली क्रिमिनल, डिफरेंट स्पोर्ट्समैन, डिफरेंट फिल्म स्टार भी दुबई में अपना प्रॉपर्टी भी खरीद के रखा है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। भाई सबको सब कुछ पता है फिर भी दुबई गवर्नमेंट कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहा है? भाई जैसे मैंने आपको कहा कि दुबई गवर्नमेंट का कोई भी ट्रीटी फॉलो नहीं करता है, तो एज पर दुबई अगर आपको दुबई में आना है यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आपको दुबई में इन्वेस्ट करना है तो बहुत अच्छा बात है। दुबई गवर्नमेंट के अनुसार जो नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा और दुबई गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपना कंट्रीज में जो नॉर्म्स है उसको लेके। अगर आप यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दुबई गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में स्टेप लेगा। ऑन द अदर साइड दुबई गवर्नमेंट आपको दुबई से बाहर अपना जो कंट्री है वहाँ भेज देगा। तो इसीलिए क्रिमिनल के मन में एक डर हमेशा ही लगा रहता है कि भाई हम लोग दुबई तो आ गए मगर यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा करना नहीं है। अगर कुछ ऐसा हम लोग सोचते हैं तो आगे जाके दुबई गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और ये इंस्टेंट एक्शन लेगा हम लोग के खिलाफ। इसीलिए दुबई में चुपचाप बैठा रहो, जो भी किए हो वो सब भूल जाओ। अपना जो पैसा है वो ऑलरेडी पार्क है और इसीलिए दुबई में आके चुपचाप अपना जो लाइफ है वो स्पेंड करो। इस हिसाब से देखा जाए हमारा गवर्नमेंट चाहते हुए भी अपने तरफ से स्टेप नहीं ले सकता है इन क्रिमिनल्स के ऊपर। होपफुली हमारा गवर्नमेंट इन फ्यूचर कुछ नया स्टेप्स लेगा या फिर कुछ नया लॉज लाएगा जिससे ये जो क्रिमिनल्स है ये देश से भाग नहीं आ पाए। ऑन द अदर साइड जो क्रिमिनल देश के बाहर है उन लोगों के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सके। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जानना अच्छा लगता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरा YouTube चैनल के पेज में आइए जहां डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो आपको अच्छा लगता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए सिर्फ आपका जो सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना वही हम लोग का रोजी रोटी है। और होपफुली आज आप ये मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।